in a specific location, comma, which may be a register, dedicated to this function, Such a register is called link register. ठीक है, यानी कि जैसे प्रोग्राम काउंटर में हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से अब रिटर्न कहां पे होना है उसको, है ना, तो उसके लिए वो एड्रेस को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेंगे। तो वो जो एड्रेस स्टोर करके रखते हैं वो एक पर्टिकुलर रजिस्टर में रखते हैं एंड दैट रजिस्टर इज कॉल्ड लिंक रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। The call instruction is just a special branch instruction that performs the following operation. क्या करता है? स्टोर the content of the PC, store the contents of the PC in link register, Second one, branch to the target address, specified by the instruction. ठीक है, तो हमारा कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करता है? ये बेसिकली क्या होता है? स्पेशल ब्रांच इंस्ट्रक्शन होता है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? जैसे सी में प्रोग्रामिंग आप किए होंगे, तो सी में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने लिखा, उसके बाद आप लिख देते थे गो टू स्टेटमेंट को आपने पढ़ा होगा सी में। तो गो टू क्या करेगा? कोई लेवल का नाम लिख देते हैं। गो टू के बाद सपोज दैट हमने लिख दिया लेवल 1, ठीक है, गो टू और उसके बाद लेवल 1 हमने लिखा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि इस पर्टिकुलर लेवल में वो क्या करता है? कंट्रोल को भेज देता है। गो टू जैसे ही स्टेटमेंट आया तो क्या करेगा? उस पर्टिकुलर लेवल 1 में भेज देगा। और लेवल 1 का डेफिनेशन जो है कहीं अलग लिखा हुआ है। लेवल 1 में सपोज दैट कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। जैसे ही गो टू लेवल 1 में आया वो क्या करेगा? कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो क्या कर रहा है? ब्रांचिंग कर रहा है। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब वही होता है बेसिकली, ठीक है। वो ब्रांच मींस ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या करता है? जंपिंग करता है दूसरे जगह, ठीक है, जहां पर हमारा गो टू के बाद लिखा हुआ है या जो भी ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हमारा है वहां पर उसको कंट्रोल को ले जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है? कॉल इंस्ट्रक्शन इज जस्ट अ स्पेशल ब्रांच इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। क्या क्या करता है? स्टोर द कंटेंट ऑफ पीसी इन लिंक रजिस्टर, मींस पीसी के कंटेंट को लिंक रजिस्टर में भेजता है। तो पीसी का कंटेंट है क्या? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस बेसिकली, ठीक, उसको कहां भेजेगा? लिंक रजिस्टर में भेजेगा।
एंड ब्रांच द टारगेट एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन, उसको ब्रांचिंग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये हो गया ना, 2 पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज, द रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज the return instruction is special branch instruction, special branch instruction that performs the operation, that performs the operation क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ब्रांच टू द एड्रेस, branch to the address contained in the link register, ठीक है, मीन्स जो हमारा लिंक रजिस्टर में है एड्रेस जो भी स्टोर्ड है वहां पर उसको ब्रांचिंग कर देता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन वही करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, whenever we call subroutine comma program provides parameter ब्रैकेट में लिखिए ऑपरेंड्स और देयर एड्रेसेस, ब्रैकेट क्लोज, to the subroutine so that computations can be done. After that, the subroutines return other parameters. ब्रैकेट में लिखिए रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या बोला, हाँ, ब्रैकेट में क्या लिखना, रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशन, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। This exchange of information between calling program and a subroutine is referred to as parameter passing. पैरामीटर पासिंग, ठीक है। तो आप लोग सब जानते होंगे पैरामीटर पासिंग क्या होता है, पासिंग द पैरामीटर्स, आप लोग C++ में पढ़े होंगे, है ना। तो क्या होता है कि जो ऑपरेंड्स होते हैं, है ना, या फिर उसका एड्रेस, उसको हम लोग पास करते हैं ताकि कुछ कंप्यूटेशन वो कर सके, जो सब रूटीन है उसका कंप्यूटेशन कुछ कर सके और उसके बाद कुछ आउटपुट या रिजल्ट उसमें से आए, और वो रिजल्ट को फिर से हम लोग क्या करते हैं, मेन प्रोग्राम को पास कर देते हैं। ठीक है, तो यही जो एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन बिटवीन कॉलिंग प्रोग्राम एंड सबरूटीन इज कॉल्ड बेसिकली पैरामीटर पासिंग, उसी को हम लोग पैरामीटर पासिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना, उसी एग्जांपल को आप लिखेंगे। कॉलिंग प्रोग्राम, एक्चुअल में जो ये लिखा जा रहा है बेसिकली प्रोग्राम, वो
माइक्रो प्रोसेसर के लैंग्वेज मीन्स असेंबली लैंग्वेज में लिखा जा रहा है ना। n कॉमा r1, उसके बाद फिर है मूव एस num कॉमा num1 लिख दीजिए, num1 कॉमा r2, उसके बाद कॉल लिस्ट ऐड, फिर मूव r0 कॉमा sum सम, ठीक है, डॉट 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 यहाँ लिख दो। ये हमारा कॉलिंग प्रोग्राम है। यहाँ इसका मतलब भी लिख देता हूं, R1 serves as counter, R2 points to the list। यहां पे कॉल कर रहा है सब रूटीन को, यहां सेव कर रहा है रिजल्ट, ठीक है। अब यहां मैं सब रूटीन लिखता हूं, लिस्ट ऐड क्लियर R0, है ना, इसमें और लिख दूंगा। फिर यहाँ लूप ऐड R2 प्लस कॉमा R0, फिर डिक्रीमेंट। आप चाहे तो दूसरा प्रोग्राम भी इसमें लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी प्रोग्राम को लिखें। डिक्रीमेंट R1 ब्रांच ग्रेटर देन 0, फिर लूप रिटर्न। ये क्लियर R0 का मतलब है इनिशियलाइज सम टू 0। यहां ऐड R2 प्लस कॉमा R0 का मतलब है यहां पे एंट्री ऐड हो रहा है ना, ऐड एंट्री फ्रॉम लिस्ट। यहां पे क्या है, रिटर्न टू कॉलिंग प्रोग्राम। रिटर्न टू कॉलिंग प्रोग्राम। तो यहां क्या हो रहा है, बेसिकली कॉलिंग प्रोग्राम है और सब रूटीन है, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, लिस्ट ऑफ नंबर है उसको हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पैरामीटर्स को भी पास कर रहे हैं थ्रू रजिस्टर। साइज ऑफ द लिस्ट हमारा कितना है, n, ठीक है, साइज ऑफ द लिस्ट n है, ठीक। और मेमोरी लोकेशन इसमें कैपिटल N में दिया है, ठीक है, और एड्रेस भी है, ठीक है। और num1 जो है वो भी दिया हुआ है ना, और इसको पास किया रजिस्टर R1 और R2, ठीक। जो सम कंप्यूट हो रहा है उसको हम लोग पास कर दे रहे हैं फिर R0। ये देखिए सम जो है कहाँ जा रहा है, स्टोर हो रहा है
R1। तो बेसिकली कॉलिंग प्रोग्राम क्या किया, यहाँ पे कॉल किया लिस्ट ऐड को, लिस्ट ऐड में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही देखा उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आकर के सम का वैल्यू R0 में स्टोर हो जाएगा और रिजल्ट जो है R0 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसमें above figure shows a calling program and subroutine for adding। सर क्या बोले, एक बार रिपीट कीजिए। above figure shows a calling program and subroutine calling program and subroutine for adding a list of numbers in which parameters are passed through registers। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द साइज ऑफ द लिस्ट n, साइज ऑफ द लिस्ट n, स्मॉल n लिखिएगा, कॉमा कंटेंट इन मेमोरी लोकेशन कैपिटल N, कॉमा एंड द एड्रेस num1 यहाँ num1 है लिखा हुआ है, यहाँ num1, ठीक है, कॉमा नहीं, num1 कॉमा ऑफ द फर्स्ट नंबर अगेन कॉमा are passed through registers R1 and R2, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द सम कंप्यूटेड by the subroutine is passed back to the calling program through register R0, ठीक है। तो आपको अगर सब रूटीन्स एंड पैरामीटर पासिंग इससे रिलेटेड कुछ पूछेगा एग्जाम में तो आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग लिखते हैं, खास करके असेंबली लैंग्वेज वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऑपकोड होता है, OPCOD, ऑपकोड, ठीक है। एक ऑपकोड होता है, उसके अलावा क्या होता है, ऑपरेंड्स का एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस होता है मींस कहां से कहां अपने को डेटा स्टोर करना है और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कहां
एक्सेस करना है, कहां से एक्सेस करना है और कहां स्टोर करना है, वो एड्रेसेस होता है। पहला क्या होता है, ऑपकोड होता है, और दूसरा क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो पहले एक लिख लीजिए, एन इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ an opcode comma usually with some additional information, such as where operands come from, where operands come from comma and where results go, results go। सर एक बार रिपीट कीजिए तो। बोलिए। अब देखिए, 4 कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आर, फर्स्ट लिखिए जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इस जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में केवल और केवल ऑपकोड होता है। ठीक है, क्या होता है, केवल और केवल ऑपकोड होता है, कोई एड्रेस नहीं होता है। दूसरा है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक ऑपकोड होता है और एक एड्रेस होता है। ठीक है, एक एड्रेस होता है। फिर थर्ड टाइप का जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा, 2 एड्रेसेस रहेंगे, एक रहेगा ऑपकोड, फिर है एड्रेस 1 और दूसरा है फिर से एड्रेस 2। मींस 2 एड्रेसेस रहेंगे और एक ऑपकोड रहेगा। एंड फोर्थ टाइप इज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, 3 एड्रेसेस रहेंगे। ठीक है, यानी ऑपकोड रहेगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3, बस 3 एड्रेसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब हम लोग एक क्वेश्चन को उठाएंगे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तीनों से उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो ये है कि व्हाई वी राइट एक्सप्रेशन इन 3 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, है ना। क्वेश्चन उठता है ना, क्यों ऐसा करते हैं, तो लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाई वी राइट एक्सप्रेशन in 3 address, 2 address, 1 address instruction format। आंसर लिखिए। सर 3 एड्रेस के बाद, तो 3 के बाद क्या होगा, 2 एड्रेस होगा, 1 एड्रेस होगा। अभी तो देख रहे हो ना यार, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस। Why we write expression in 3 address, 2 address, 1 address instruction format। ठीक है, आंसर लिखिए। In order to use
मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कम से कम इंस्ट्रक्शंस हमको यूज करना पड़े, एंड मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रजिस्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रजिस्टर्स। In order to use minimum number of instructions, कम से कम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज हो और कम से कम डिस्टिंक्ट रजिस्टर्स यूज हो, मीन्स अलग अलग रजिस्टर्स हमको यूज करना पड़े। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसको तीनों एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बताएंगे, और उसके बाद आप देखिएगा कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, अगर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो, है ना, या फिर नंबर ऑफ रजिस्टर्स भी यूज करने में कम ज्यादा हो रहा है। अगर आप 3 एड्रेस यूज करते हो, 2 एड्रेस करते हो या 1 एड्रेस, तीनों में डिफरेंस देख सकते हो। बेसिकली जो हमारा ये एड्रेस फॉर्मेट होता है, जैसा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इसमें से हमारा जो ऐड 1 है ना, ये ऐड 1 जो है, दिस इज बेसिकली टारगेट एड्रेस। ये क्या होता है? टारगेट एड्रेस होता है, and these 2 addresses are source address. Okay, this address is target address and these 2 addresses are source address. Now we will write any particular expression by using 3 address instruction, 1 address instruction and 2 address instruction. Okay, the first one, write down the expression. Expression is x is equal to a plus b multiplied by c divided by d minus e into f plus g into h. ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन वाले बनाएंगे। ठीक है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इसमें हम लोग लिखेंगे। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या होता है, अदीबा बताइए तो क्या होता है इसमें 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में? सर उसमें आउटपुट कोड होता है और 3 एड्रेसेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला एड्रेस आउटपुट कोड नहीं, ऑप कोड होता है, ऑप कोड, है ना? यस सर, ऑप कोड होता है। और कितने एड्रेसेस होते हैं? 3 एड्रेस, 3 एड्रेसेस होते हैं, जिसमें से 1 एड्रेस विल बी टारगेट एड्रेस एंड अदर 2 एड्रेसेस विल बी सोर्स एड्रेस। ठीक है, तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यही होगा ना, b और c को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर में क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, MUL, मल्टीप्लिकेशन के लिए असेंबली लैंग्वेज में MUL लिखते हैं। ठीक है, एडिशन के लिए ADD लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB लिखते हैं। ठीक है, डिवीजन के लिए DIV लिखते हैं। राइट, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सपोज दैट R1 रजिस्टर में हम लोग स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक, और B और C का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, तो B और C को मल्टीप्लाई करके और R1 रजिस्टर में क्या कर दिया हमने, स्टोर कर दिया। ठीक, तो इसका देखिए लिखता हूं साथ में, R1 में स्टोर हुआ M of B, मीन्स पर्टिकुलर मेमोरी, मीन्स मेमोरी एड्रेस B में कुछ डेटा था हमारा, मेमोरी कंटेंट ऑफ B और मेमोरी कंटेंट ऑफ C। इसका मतलब ये हुआ मेमोरी कंटेंट ऑफ B और मेमोरी कंटेंट ऑफ C। ठीक है, लिख देता हूं।
इसका मतलब ये हुआ मेमोरी कंटेंट ऑफ सी, मेमोरी कंटेंट ऑफ सी, यानी मेमोरी कंटेंट ऑफ डी और मेमोरी कंटेंट ऑफ डी को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके कहां स्टोर कर दिया, R1 में स्टोर कर दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ए के साथ ऐड करना है, तो क्या यहां लिखना पड़ेगा, ए डबल डी। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में टारगेट एड्रेस आपका R1 है और B और C क्या है, आपका सोर्स है। ठीक है, लेकिन R1 रजिस्टर है और B और C मेमोरी से उठाया जा रहा है कंटेंट को। ठीक है, अब ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए किसको ऐड करना है, R1 में जो डेटा स्टोर्ड है उसको किसके साथ ऐड करना है, A के साथ ऐड करना है। ठीक है, R1 रजिस्टर है लेकिन A हमारा मेमोरी कंटेंट है, मेमोरी कंटेंट A, उसको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद हम ज्यादा रजिस्टर यूज नहीं करते हैं, सिंपली क्या कर देंगे, R1 ही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मींस R1 में ही ओवरराइट करवा रहे हैं। ठीक है, R1 को A के साथ ऐड करके R1 में स्टोर कर रहे हैं, खत्म, और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो अब ये क्या है, यहाँ पर लिख देता हूं, R1 में ही स्टोर हो रहा है, क्या स्टोर हो रहा है, R1 प्लस क्या लिखना चाहिए, मेमोरी कंटेंट ऑफ। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, नीचे का करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले E और F का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, MUL है ना, मल्टीप्लाई तो कर देंगे, किसका E और F को मल्टीप्लाई करके कहां स्टोर करेंगे, अब R2 में स्टोर करना पड़ेगा, एक और रजिस्टर लेना पड़ेगा। हम लोग को देखना ये है कि कम से कम रजिस्टर यूज करना पड़े और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कम से कम, यही हमारा मेन मोटो होता है। ये अगर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट लिखना है तो अपने पास R1 में ऑलरेडी कंटेंट है ना, उसी को फिर डिवाइड करेंगे नीचे वाले कंटेंट के साथ, इसलिए R1 को अब यूज नहीं करेंगे, R2 दूसरा रजिस्टर हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि R2 में स्टोर्ड होगा क्या, मेमोरी कंटेंट ऑफ E है ना, और मल्टीप्लाई बाय मेमोरी कंटेंट ऑफ F, मेमोरी कंटेंट ऑफ E एंड मेमोरी कंटेंट ऑफ F। ठीक है, ये R2 में स्टोर हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, G और H को मल्टीप्लाई करें, G और H को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, तो G और H को मल्टीप्लाई कर, अगर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, सब्ट्रैक्ट भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो SUB कर दिए, ठीक, इसको R2 में ही रखिए, ठीक, और D और R2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे D माइनस, ये चूंकि R2 में रखे था हमने तो D माइनस R2 कर दिया और वो उसी में स्टोर कर दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 M ऑफ D माइनस R2। इसके बाद क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करिए इसको G और H को, और इसको दूसरे रजिस्टर में डालना पड़ेगा। G और H को मल्टीप्लाई किया है ना, दूसरे रजिस्टर में डाल दिया। उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, R3 M ऑफ G और मल्टीप्लाई बाय M ऑफ H। अब इसके बाद क्या होगा भाई, ऐड करेंगे, किसको किसको ऐड करेंगे बताइए तो, R2 and R3 R2 और R3 को ऐड करेंगे, है ना,
और उसको स्टोर कर देते हैं सपोज दैट R2 में, ठीक। यानी कि R2 में जो स्टोर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे बताइए, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी डिवीजन। किसको किसको करेंगे, R1 R2 को डिवाइड करेंगे और इसको हम लोग मेमोरी लोकेशन X में स्टोर करते हैं, ठीक है। रजिस्टर हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, मेमोरी कंटेंट ऑफ X में स्टोर हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R2। इसको भी वाइट से करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने को मेमोरी से ही डेटा उठाना है, रजिस्टर को टेम्पररी यूज करना है और लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कहाँ स्टोर करेंगे, मेमोरी लोकेशन X में ही स्टोर करना है, इसलिए यहाँ पर X लिखा गया है। फाइनली रजिस्टर में ही नहीं रखना है डेटा को, डेटा का आउटपुट जो है कहाँ, मेमोरी में ही डालना है, ठीक है। तो सो दिस इज अबाउट आवर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यहाँ आप देख रहे हैं कि टारगेट एड्रेस ये है और ये आपका सोर्स एड्रेस है। 3 एड्रेसेस इसमें यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। अब इसी को अगर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में अपने को लिखना रहा तो कैसे लिखेंगे, ये लिख लिए सब लोग, नोट कर लिए सब लोग। नेक्स्ट हम लिखिए सेम क्वेश्चन है ना, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। क्वेश्चन अलग हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन मतलब एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, और उसको आपको बनाना रहेगा। आप चाहे ना तो जैसे आपके शायद दिमाग में खटक रहा होगा कि सर ने सब्ट्रैक्शन पहले कर दिया है, सब्ट्रैक्शन नहीं भी करोगे तो चलेगा, है ना। आप पहले मल्टीप्लिकेशन G और H का कर दीजिए, जैसे इसमें था ना, कहाँ गया प्रीवियस, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन पहले कर दिया ना, आप पहले G और H का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, उसको R3 में ले आइए, उसके बाद फिर आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही करिए, ठीक। अब देखिए 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपको 2 ही एड्रेस रख सकते हैं, एक ऑपकोड रहेगा और 2 एड्रेस रहेगा, जिसमें से एक एड्रेस तो आपका टारगेट एड्रेस रहेगा और दूसरा जो है सो आपको क्या रहेगा, दूसरा रहेगा सोर्स, है ना। एक्सप्रेशन इज X इक्वल टू A प्लस B इंटू C डिवाइडेड बाय D माइनस E मल्टीप्लाई बाय F प्लस G इंटू H। अच्छा, जिस दिन आप आएंगे मंडे को, तो मंडे का सबसे पहला काम यही होगा कि आप लोग सबका कॉपी चेक किया जाएगा, जितना मैंने पढ़ाया है सबका कॉपी मैं चेक करूंगा, इसलिए जो नोट्स नहीं बनाया है नोट्स बना लीजिए। फाइल आपका रेडी होना चाहिए, मदरबोर्ड का आपको पूरा लिख करके लाना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मदरबोर्ड पहला एक्सपेरिमेंट यही है, उसके बारे में आपको जितना मिलता है वो पूरा आप लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए, कोई कंटेंट यहाँ से नहीं दिया जाएगा मदरबोर्ड का, है ना। आप खुद से उसको बनाइए, जितना डेकोरेटिव टाइप से हो सकता है आप बना सकते हैं। कौन सा फाइल यूज करना है आपको पता है, जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फाइल यूज किया था वही वाला यूज करना है, ठीक। तो इंट्रोडक्शन टू मदरबोर्ड वाला भी जो है आपका चेक होगा नेक्स्ट कमिंग लैब में, ठीक। और मंडे जो है आपका कॉपी चेक होगा, नोट्स कॉपी फिक्स वो चेक होगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, इसमें रजिस्टर में उसको हम लोग मूव करेंगे, किसको, सपोज दैट पहला ये हो रहा है B मल्टीप्लाई बाई C हो रहा है, ठीक। तो पहले B को क्या करिए, किसी एक रजिस्टर में मूव करा दीजिए, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, मूव R1 B, B को एक रजिस्टर में पहले मूव करा दिया, यानी कि
R1 में मेमोरी कंटेंट ऑफ D जो है उसको मूव पहले करा दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें अब दो ही इंस्ट्रक्शंस आपको दो ही एड्रेस यूज करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसके बाद अब क्या करेंगे, R1 में हमारा B आ चुका है, R1 में B आ चुका है, उसको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं C के साथ। अब यहाँ पर एवरीवेयर लगा दीजिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो किसको करना है, C को R1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो कंटेंट होगा, जो आउटपुट आएगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन R1 इटसेल्फ। इसलिए R1 में क्या चला जाएगा, R1 मल्टीप्लाई बाय मेमोरी कंटेंट ऑफ C। ठीक, इसके बाद क्या करना है, ऐड करना है। तो लगाइए ऐड R1 कॉमा A। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो R1 में कंटेंट था उसको A के साथ ऐड करके R1 में ही स्टोर कर रहे हैं। हम और रजिस्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर, R1 प्लस मेमोरी कंटेंट ऑफ A। इसके बाद क्या करना है, अब आ जाइए यहां DE में। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, D माइनस E कर रहे हैं। इसमें शायद मेरे को लगता है कि कोई बॉडमास वगैरह का जरूरत नहीं है यूज करने का। ठीक है, आप नॉर्मल तरीके से जैसे लिखा हो वैसे भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव पहले करिए। मूव में कहीं कहीं पे क्या होता है, 8085 में MOVE यूज करते हैं, 8086 में MOV भी यूज करते हैं। कहीं पे मूव MOV केवल लिखते हैं, कहीं पे MOVE भी लिखते हैं। आप जैसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ MOV लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ MOV ही लिखें। MOVE भी कहीं कहीं पे यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए MOV मीन्स D का कंटेंट हम लोग कहाँ मूव कराना चाह रहे हैं, दूसरा रजिस्टर एक ले रहे हैं, कहाँ, R2। ठीक है, R2 में अपना चला जाएगा क्या, मेमोरी कंटेंट ऑफ D। ठीक, एक और रजिस्टर अपने को लेना पड़ेगा, वो R3 रजिस्टर ले लेते हैं, जो E कंटेंट जो है उसमें डाल देते हैं। R3 में डाल देते हैं मेमोरी कंटेंट ऑफ E। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन कुछ गलत लिखे हैं, नहीं, E मल्टीप्लाई विद F। तो D और E को हमने किया है। अब क्या करना चाहिए इसके बाद, R3 इंटू F। क्या लिखो, बोलते जाइए आप, बताइए। MUL R3 इंटू F। अरे बोल रहे तो अभी बोलो ना यार, ठीक तो है। R3 इंटू F, यानी R3 में क्या चला जाएगा, R3 मल्टीप्लाई बाय मेमोरी कंटेंट ऑफ F चला जाएगा। इसके बाद क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, जैसे पिछले बार किए थे, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अभी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन वही किए थे ना। तो क्या लिखो यहाँ पे, R2 और R3। R2 में ही वो डेटा को स्टोर कर देंगे जो आउटपुट आएगा। R2 में क्या चला जाएगा, R2 माइनस R3। उसके बाद क्या करें, R3 खाली हो गया क्या, R3 खाली हो गया, उसमें ओवरराइट कर सकता हूं। मूव कीजिए G कहां, R3 में। ठीक है, यानी कि R3 में चला जाएगा मेमोरी कंटेंट ऑफ G। ठीक है, और उसके बाद H के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। MUL R3 में स्टोर कर देंगे आउटपुट को, H के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। R3 को H के साथ मल्टीप्लाई करके R3 में स्टोर कर देंगे, यानी R3 में क्या हो जा रहा है,
R3 का कंटेंट और मेमोरी कंटेंट ऑफ क्या है H, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। किसको किसको ऐड करेंगे बताइए? R2 और R3 को ऐड करेंगे, R2 और R3 को ऐड करेंगे और कहाँ स्टोर होगा वो? R2 में ही स्टोर हो जाएगा, R2 प्लस R3। इसके बाद और क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड। ओह, कुछ और पकड़ा गया। यहाँ देख लो भाई, कुछ कुछ हो गया। डिवाइड करेंगे, किसको किसको करेंगे? R1 बाय R2, है ना? और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? R1 में ही स्टोर हो जाएगा, R1 बाय R2 करके। एंड द लास्ट इज मूव करेंगे किसको? X, R1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे मेमोरी कंटेंट ऑफ X में चला जाएगा आपका R1 का कंटेंट। So this is all about the to address instruction. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। मैं दो न्यूमेरिकल लिख देता हूं, वो दोनों न्यूमेरिकल को आप लोग घर में बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ये नोट कर लिए सब लोग? सर बस 1 मिनट सर, छोड़। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to a plus b multiply by t plus q. Second question is x is equal to a minus b plus c multiply by d into e minus f divided by g plus h minus माइनस नहीं है क्या, मल्टीप्लाई बाय। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग घर में सॉल्व कीजिएगा। वन एड्रेस, ये 3 एड्रेस, 2 एड्रेस और 1 एड्रेस जब बता दूंगा तो 1 एड्रेस से भी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे और भी उसके बाद टॉपिक नोट कर लिए? यस सर। यस सर। तो फिर एक मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूं।